वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 2 विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह भाग 8 है। इसके पहले वाले यदि आप भाग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है। तो सभी विद्यार्थी ये 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिमांक का औनमन। इसके पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे क्वथनांक का उन्नयन और इसमें आज पढ़ेंगे हिमांक का औनमन। औनमन का अर्थ होता है कमी। किसमें कमी? हिमांक। हिमांक में क्या? कमी। तो इसका उत्तर जो है अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए साथ में। तो यहाँ लिखेंगे जब किसी विलायक में कोई अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी होता है। इसके हिमांक में क्या होता है? कमी होता है। तो इस घटना को हिमांक का औनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से समझेंगे। जब किसी विलायक में कोई अपद्रव्य पदार्थ को क्या किया जाएगा? मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में क्या होता है? कमी हो जाता है। तो इस घटना को ही क्या कहेंगे? हिमांक का औनमन कहते हैं। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते भी चलिए। इसे याद रखेंगे। इसे डेल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल टी एफ से क्या करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं। किसको? हिमांक का औनमन को डेल टी एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र लिखेंगे। हिमांक का अवनमन तो यहाँ पे लिखेंगे हिमांक का औनमन बराबर लिखेंगे डेल टी एफ बराबर सूत्र होता है T0 माइनस टी एस। तो ये सूत्र को याद रख लीजिए। हिमांक का औनमन का सूत्र क्या होता है? तो T0 माइनस टी एस। अब यहाँ पे सबका नाम याद रखेंगे। T0 का क्या नाम है? तो यहाँ लिख देंगे जहाँ T0 बराबर, इसका नाम है विलायक का हिमांक। विलायक क्या है? हिमांक। इसको याद रख लीजिए। और टी एस का नाम याद रखेंगे। टी एस बराबर विलयन का हिमांक। क्या नाम है? विलयन का हिमांक। यहाँ लिख देंगे विलयन
का हिमांक। तो दोनों का प्रतीक समझ में आ गया होगा। तो हिमांक का औनमन का परिभाषा और इसका सूत्र अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसका दो परिभाषा है। अब इसका दूसरा परिभाषा को ध्यान देंगे तो यहाँ लिख देंगे या। तो हिमांक का औनमन किसे कहते हैं, दूसरा परिभाषा को ध्यान दीजिए। अब इसका क्या नाम बताए हैं, तो विलायक, और इसका नाम क्या बताए हैं, विलयन। तो क्या कह सकते हैं, विलायक का हिमांक और किसका, विलयन का हिमांक के अंतर को हिमांक का औनमन कहते हैं। तो एक बार इसका नाम, एक बार इसका नाम, अंतर, ये माइनस को क्या कहते हैं, अंतर। तो इसका क्या कहेंगे, हिमांक का औनमन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका परिभाषा नीचे लिख देंगे, विलायक, विलायक का हिमांक, विलायक क्या लिखेंगे, हिमांक तथा विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, हिमांक के अंतर को, हिमांक के अंतर को, अंतर को क्या कहेंगे, हिमांक का, हिमांक का औनमन कहते हैं, हिमांक का औनमन कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है। एक बार इसका नाम, एक बार इसका नाम, अंतर कह दीजिए। इसका क्या नाम बताए हैं, तो हिमांक का, विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक के अंतर को हिमांक का औनमन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ विशेष जानकारी रखेंगे। पहला विशेष समझेंगे, उसके बाद से दूसरा। तो यहाँ लिखेंगे विशेष, और विशेष में जो लिखेंगे पहला, पहला के बारे में समझेंगे। अब पहला क्या है, तो इसका नाम तो अभी बताए हैं डेल टी एफ। इसका क्या नाम बताए हैं, तो हिमांक का औनमन। इसका नाम अनकर्मानुपाती भी कह सकते हैं और समानुपाती कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री में समानुपाती और फिजिक्स में अनुकर्मानुपाती इसे कहा जाता है। अब इसका हिंदी में क्या लिखेंगे, या इसका हिंदी क्या बनेगा, तो इसका हिंदी बनेगा हिमांक का औनमन और इसका क्या नाम है, वाष्प दाब। तो कहेंगे हिमांक का औनमन और वाष्प दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ नीचे नोट कर लेंगे कि पहला विशेष जो है हिमांक में, तो यहाँ लिखेंगे हिमांक, हिमांक का औनमन, औनमन उसके, उसके वाष्प दाब, उसके वाष्प दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि इसका क्या नाम बताएं, हिमांक का औनमन और वाष्प दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो पहला विशेष आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा विशेष समझेंगे। अब दूसरा विशेष को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे दूसरा विशेष भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी याद हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे डेल टी एफ समानुपाती, और यहाँ लिखेंगे एम। अब इसका क्या नाम होगा, इसका हिंदी क्या बनेगा, तो कहेंगे हिमांक का औनमन मोलल सांद्रता, यम का क्या नाम है, मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे कि हिमांक का, हिमांक का औनमन, औनमन
उसके उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। तो यह दो विशेष हैं, ध्यान दीजिए। पहला जो हम लोग क्या पढ़े हैं, हिमांक का जो हमारा विलायक का जो हिमांक है, तो इसका क्या कहेंगे, हिमांक का औनमन उसके वाष्प दाब के क्या है, समानुपाती। और यहाँ क्या बोलेंगे, हिमांक का औनमन उसके मोलल सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यह सूत्र को यहाँ पे नोट कर लीजिए, डेल टी एफ समानुपातीयम। जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, के एफ। क्या लिखेंगे, के एफ। जब इसको हटाने पे क्या लिखाएगा, के एफ। जब यहाँ एफ है तो एफ लिख देंगे, के एफ। जहाँ के एफ एक क्या है, स्थिरांक है, जो उसका नाम क्या है, मोलल औनमन स्थिरांक है। जहाँ के एफ का नाम क्या है, मोलल औनमन स्थिरांक है। और इस सूत्र को क्या कर लीजिएगा, घेर लीजिएगा। तो दो विशेष था, तो दोनों विशेष समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब अगला पढ़ेंगे हिमांक का औनमन तथा अणुभार में संबंध। तो यहाँ दो हेडिंग हैं, तो दोनों हेडिंग को अच्छे से समझिए। पेपर में जब पूछा जाता है तो नाम बदल दिया जाता है, कभी हिमांक का औनमन तथा अणुभार में संबंध आ जाएगा, या कभी मोलल औनमन स्थिरांक और अणुभार में संबंध आ जाएगा। तो दोनों का जो हेडिंग का उत्तर जो होगा सेम होगा। तो इसको ध्यान दीजिए, इसका संबंध क्या होता है, तो संबंध होता है यम बराबर होता है 1000, यहाँ लिखेंगे के एफ, यहाँ छोटा डब्लू बटा, और यहाँ लिखेंगे डेल टी एफ बड़ा डब्लू। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो होगा यह क्या होगा, स्मॉल डब्लू है, और यहाँ जो याद रखेंगे आपको क्या रहेगा, बड़ा वाला डब्लू बनाना है। तो यह सूत्र को आप लोग कॉपी में नोट करिए। यह सूत्र को क्यों नोट करेंगे, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से आगे चल के इस चैप्टर का क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो यम बराबर 1000 के एफ इंटू डब्लू बटा डेल टी एफ इंटू डब्लू। अब यहाँ सबका नाम जानेंगे, लिख देंगे जहाँ। अब यहाँ यम, पहले यम का नाम जानेंगे, यम का क्या नाम है, उसके बाद से के एफ का क्या नाम है, उसके बाद से छोटा वाला जो डब्लू उसका क्या नाम है, उसके बाद से डेल टी एफ का क्या नाम है, और उसके बाद से बड़ा डब्लू का क्या नाम है। तो सबका नाम को अच्छे से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब यहाँ अब यम का नाम क्या है, तो यहाँ लिखेंगे विलय का अणुभार। क्या नाम है, विलय का अणुभार। तो यम का नाम तो याद हो गया, विलय का अणुभार। और केएफ का क्या नाम है, तो केएफ का नाम आज ही बताए हैं, मोलल औनमन स्थिरांक इसका नाम हो गया। और डब्लू का नाम है विलय का भार। याद रखेंगे, छोटा जो डब्लू है विलय का भार, और बड़ा जो डब्लू है उसका नाम है विलायक का भार हो जाएगा। और डेल टी एफ का क्या नाम है, तो लिखेंगे हिमांक का औनमन। हिमांक का क्या नाम है, अवनमन। हिमांक का औनमन नाम है। और बड़ा डब्लू का नाम क्या बताए हैं, विलायक का भार। तो विलायक का यहाँ लिख देंगे भार, विलायक का भार। तो इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और इसको अच्छे से क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ये किसका संबंध है, तो हिमांक का औनमन और अणुभार में संबंध है। अब अगला हम लोग संबंध पढ़ेंगे आणविक औनमन स्थिरांक और अणुभार में संबंध। अब इसका संबंध समझेंगे कि आणविक औनमन जो स्थिरांक होता है और अणुभार में क्या संबंध है। तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे
यम बराबर होता है 100, यहाँ लिखेंगे के, और यहाँ डब्लू छोटा डब्लू बटा, और यहाँ लिखेंगे डेल टी, और यहाँ लिखेंगे बड़ा डब्लू। तो अब ये किसका संबंध है? तो आणविक अवनमन स्थिरांक और अणुभार में संबंध है। अब यहाँ पे जो है इसका भी प्रतीक लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ यम का क्या नाम है, के का क्या नाम है, छोटा डब्लू का क्या नाम है, बड़ा डब्लू का क्या नाम है, और डेल टी का क्या नाम है। तो सबका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यम का नाम क्या है? तो यम का नाम आप जानते हैं अणुभार है। क्या नाम है? अणुभार। और के का क्या नाम है? तो आणविक अवनमन स्थिरांक। और डब्लू का नाम क्या है? तो विलय का भार, और इसका नाम है विलायक का भार। और डेल टी का नाम क्या है? तो हिमांक का औनमन। तो प्रतीक भी समझ में आ गया होगा कि एम का नाम, के का नाम और डब्लू, और यहाँ छोटा डब्लू बड़ा डब्लू और डेल टी का क्या क्या नाम है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। मोस्ट आईएमपी नियम है हेनरी का नियम। यह जो नियम हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो हेनरी का नियम क्या है? तो अब यहाँ इसका नियम को ध्यान दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। अब उसके बाद से इस नियम के अनुसार में लिखने के बाद से तब यहाँ लिखेंगे स्थिर ताप पर ध्यान देंगे। यहाँ ताप क्या है, स्थिर है। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक, किसी विलायक के क्या एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा, और यहाँ पे कामा देंगे, गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इसका अर्थ समझेंगे, समानुपाती होता है। और यहाँ पे जो है लिख देंगे हेनरी का नियम कहलाती है। हेनरी का नियम कहते हैं। तो हेनरी का नियम क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी इसका उत्तर समझ में आ जाएगा। बस इसका उत्तर जो है इसी में छिपा है। बस इसे लिखते ही समझिए परिभाषा को क्या हो गया, याद हो गया। यह गैस की मात्रा
और ये गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये गैस के मात्रा और ये क्या है, गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। कितना आसान है। बस थोड़ा सा सेंटेंस जब बनाएंगे तो लिखिएगा, स्थिर ताप किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा। यह जो मात्रा है वह किसकी मात्रा है, तो विलायक के एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। हेनरी का नियम कहलाता है। जब इसको नियतांक को यहाँ पे जब इसको समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे W बराबर लिख लेंगे KH और यहाँ बगल में क्या उतारेंगे P। अब यहाँ जहाँ, अब ये आपका क्या नाम हो जाएगा, जहाँ KH एक क्या है, स्थिरांक है। जहाँ K एक क्या है, स्थिरांक है और उसका नाम होगा हेनरी स्थिरांक। जहाँ KH एक कौन सी है, स्थिरांक है, जो उसका नाम क्या होगा, हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक है। तो यहाँ जब इसको हटाए हैं तो KH आ गया और जहाँ KH क्या है, स्थिरांक है जो हेनरी स्थिरांक है। अब यहाँ पे यह P को नीचे भेज सकते हैं। जब P नीचे आ जाएगा तो सूत्र बनेगा W/P बराबर क्या हो गया, KH। यह किसका नियम आ गया, तो हेनरी का जो नियम के सहायता से किसका मान निकाल दिए, हेनरी स्थिरांक का मान आ गया। तो W/P बराबर क्या है, KH है। तो हेनरी का नियम तो समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आपको पूरा समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। जो हेनरी का जो नियम है इसकी सीमाएं क्या हैं। तो हेनरी की नियम की जो सीमाएं हैं वह निम्न हैं। तो यहाँ लिखेंगे, हेनरी के नियम की सीमाएं निम्न हैं। निम्न का मतलब नीचे लिखा जाएगा क्रमशः 1-2 करके। तो यह निम्न है। पहला जो है, पहला याद रखेंगे, गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। तो पहला नियम समझ में आ गया होगा कि गैस का दाब बहुत ऊंच नहीं होना चाहिए। जो गैस का जो दाब होता है तो इनके नियम में जो बने थे उसमें सीमाएं क्या होनी चाहिए, तो गैस का जो दाब होता है बहुत ऊंच नहीं होना चाहिए। अब इनकी दूसरी सीमाएं क्या हैं, तो दूसरी सीमाएं के बारे में समझेंगे। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। जो इनके नियम के अंतर्गत जिनकी सीमाएं हैं उसमें ताप जो है बहुत क्या होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है, विलायक गैस की आणविक अवस्था नहीं
बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। तो यह जो है 3 जो है हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। पहला जो है गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो इनका जो सीमाएं हैं, विलायक जो गैस के आणविक अवस्था नहीं बदलना चाहिए। तो इसका यह तीनों सीमाएं अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी के नियम का उपयोग, माने हेनरी के नियम का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हेनरी का नियम का उपयोग, हेनरी का जो नियम है उसका उपयोग तो हेनरी के नियम का उपयोग, जो हेनरी के नियम कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो अब यहाँ इनका नियम जो है उपयोग जो है निम्न है। अब यहाँ पहला लिखेंगे, इस नियम का उपयोग, इस नियम का उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है। तो पहला इनका नियम का उपयोग कहाँ करेंगे, इस नियम का उपयोग जो है सॉफ्ट जो ड्रिंक होते हैं उसमें बनाने में इनका नियम का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो इनका उपयोग है, बहुत आईएमपी ये नियम दूसरा उपयोग है, गहरे समुद्र में गोताखोर शोषण के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। तो गोताखोर जो होते हैं, जो गहरे समुद्र में जब जाते हैं तो शोषण के लिए 2 गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो जो अनुपात होता है वह किसके नियम से होता है, तो हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का क्या होता है, मिश्रण का अनुपात बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि हेनरी का नियम का उपयोग कहाँ होता है और हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं और हेनरी का नियम क्या है। तो आज का वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को ऑप्शन को क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज क्या हो, तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज का पढ़ाई इतना ही रहेगा। अब कल शाम को 7 बजे मिलेंगे। तो 7 बजे वाले वीडियो आप लोग प्रतिदिन देखिए और एक अच्छे से नोट्स को क्या कीजिए, बना लीजिए। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।